अब तक हमने देखा कि आरव जानवी के साथ नूडल शॉपिंग करके खाया जाता है और वो उसे मैरिज रिंग्स देता है, यानी शादी की अंगूठियाँ, जिसके बारे में उन्होंने पहले नहीं सोचा था। उसके बाद दोनों बैठ के नूडल्स बनाते हैं और नूडल्स खाने के लिए उनकी प्लेटें टेबल पे सज जाती हैं। आगे जानवी ने आरव की बातों का हंसते हुए जवाब दिया, अगर मेरे अंदर इतना पेशेंस और इतनी शक्ति होती जितना कि इंश्योरेंस वाले में होती है तो मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट में होती, ना कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में। वैसे तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, कुछ सालों की और मेहनत के बाद शायद वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ। मिस्टर ओबरॉय, अब क्योंकि मैं आपकी बीवी बन गई हूँ तो मुझे कुछ तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने चाहिए ना, जैसे कि 1 साल के बाद आप मुझे एक अच्छा सा प्रमोशन दे देना, या फिर अभी आप मेरी सैलरी बढ़ा दो। जानवी अपने हाथों में अपना चेहरा रख के उसकी तरफ सीरियस होकर ये सब बोल रही थी। मैं तुम्हारी दोनों विशेज़ अभी पूरी कर दूंगा, लेकिन तुम ये बताओ, तुम मेरी स्पेशल असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो क्या? ये बोलते टाइम आरव के चेहरे पे एक शरारती मुस्कान थी, जो उसके पीछे छुपे हुए मंसूबों को साफ साफ बयां कर रही थी। लगता है शायद मेरा प्लानिंग डिपार्टमेंट में रहने का सपना है। वैसे बताइए ना कैसा बना है? जानवी ने जब देखा कि आरव ने थोड़े से नूडल्स खा लिए हैं तो उसके बाद उसने ये सवाल पूछा। ठीक ठाक है, चलो तुम्हें पासिंग नंबर दिए। जितना बुरा मैंने सोचा था उतना बुरा तो नहीं है। आरव ने एक जेन्युइन रिव्यू दिया और फिर वापस से खाने लगा। वो अपने नूडल्स खा रहा था और साथ साथ जानवी की तरफ उसने इशारा किया, जो अपने नूडल्स को छोड़कर सिर्फ उसकी तरफ देख रही थी। जानवी उसके कमेंट से बहुत सेटिस्फाइड थी और फिर वो भी चुपचाप खाने लगी। जब मैं छोटी थी तो वीकेंड पे मेरी कोई क्लास नहीं होती थी, मैं नानू के यहाँ चली जाती थी। आपको तो पता ही है मेरे नानू बिज़नेस के सिलसिले में कितने बिजी रहते थे, और माँ भी हमेशा बाहर ही रहती थी, तो मैं अपने लिए एक बड़ा बोल नूडल्स का हमेशा बना लेती थी। माँ नहीं चाहती थी कि मैं खाना बनाना सीखूं, क्योंकि उनको डर था कि मैं उनकी तरह बन जाऊंगी। तुम्हारी माँ काफ़ी वर्चुअस वुमेन थी। आरव ने देखा कि उसके चेहरे पर एक अलग ही हेल्पलेस मुस्कान थी। जानवी ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, बाहर से वो बहुत कड़क लगती है, लेकिन अंदर से उतनी दयालु और उतनी फ़िक्र करने वाली इंसान है। मेरी समझ में ना वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। जब जानवी की माँ को देवराज जी के अफेयर के बारे में पता लगा था तो उन्होंने अपना डिसीजन एक ही बार में ले लिया, ना कि दूसरे लोगों की तरह जो हमेशा उनमें उलझ के रह जाते हैं। लेकिन अब मुझे समझ में आता है, शायद जितना वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाती थी उतने वो स्ट्रॉन्ग थी नहीं। उनका भी कभी कभी इमोशनल मोमेंट आता है। उसके बाद जानवी ने कुछ नहीं कहा। माँ के लिए उसकी हमेशा मिक्स्ड फीलिंग्स रहती थी। एक तरफ वो जानवी थी जो हमेशा उनको बहुत ही प्यार और बहुत इज़्ज़त देती थी, वहीं एक जानवी थी जो उनको ब्लेम भी करती थी कि वो अपने हक़ के लिए उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं लड़ी। अगर उसकी माँ ने उस समय अपने हक़ के लिए लड़ाई की होती तो शायद उसके पिता ने उनकी बात मानी होती और वो रेखा जी को चूज़ नहीं करते। लेकिन अब जब वो बड़ी हो गई है तो सोचती है कि अगर वो अपनी माँ की जगह होती तो शायद वो भी यही फ़ैसला करती। दोनों माँ बेटी में इतना गुरूर था कि वो किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ सकती थी, और ख़ासकर उनके सामने जिन्होंने उन्हें धोखा दिया हो। आरव उसकी तरफ देखने लगा और फिर उसकी नज़रें टेबल पे रखी कुछ किताबों की तरफ गई। आज उसने किताबें मॉल से ख़रीदी थी, लेकिन वो जानती थी कि आरव बुक्स की तरफ नहीं देख रहा है, बल्कि वो तो बुक्स के नीचे रखे उस इनविटेशन कार्ड को देख रहा है। वो इनविटेशन कार्ड कबीर मल्होत्रा और रश्मि अरोड़ा की सगाई का था। जानवी वहाँ से उस कार्ड को हटाना चाहती थी, लेकिन आरव ने उसको पीछे छोड़ दिया। उसने वो कार्ड उठाया और उसे देखने लगा। अगले फ्राइडे। क्या सोचा है, जाना चाहती हो या नहीं? ये बोलकर आरव उसकी तरफ इंटेंस निगाहों से देख रहा था, और जानवी ने ये देख के अपनी नज़र नीचे कर ली। उसने अपना सिर ना में हिला दिया। जो उसके कंधे का घाव था वो वापस से दुखना शुरू हो गया। ऐसा लगा कि वो वापस से उसी दर्द के समय में चली गई है। वो बीती बातों को याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो सब उसके दिमाग में इस तरीके से बसे हुए थे कि बार बार चीज़ें उसे बस याद आती रहती। अगर उसने उस दिन खुद को चाकू नहीं मारा होता तो आज तो वो किसी काम की नहीं रहती।
नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरे उस घर से सारे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं और अगर मैं उन लोगों से दोबारा मिली तो परेशानी ही खड़ी होगी। मैं जितना दूर हो सकूँ उतना दूर ही रहूँगी। ऐसे चीज़ें मेरे लिए भी तो आसान नहीं है ना। मुझे लगता है सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है लाइफ को रीसेट मोड पे डाल दो। लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें दूसरों से बहुत ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हें दूसरों से ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर लेना पड़ेगा। मैं तो बस यही बोलूँगा कि मेरी मिसेज़ ओबेरॉय ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से ही दे। अच्छा, और किस लिए? बस थोड़ी सी देर की खुशी के लिए? अब उन्होंने तुम्हें दुखी किया है तो तुम उन्हें कैसे इतनी आसानी से जीने दे रही हो? अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए तुम्हें जो सही लगे तुम्हें वो करना चाहिए। और एक औरत को जेंटलमैन बनने की क्या ज़रूरत है? मिस्टर ओबेरॉय, आप मुझे एक चालाक औरत बनने की सलाह दे रहे हो? जानवी आरव के ट्रिक्स पे उसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी। हाँ, अगर तुम खुश हो तो बस ठीक है। और मैंने हमेशा कहा है दूसरों की खुशी के लिए खुद का सैक्रिफाइस तो कभी नहीं करना चाहिए। तो अब तुम्हारी बारी है। तुम भी ऐसा कुछ मत करो। मेरी ज़रूरत है तो मुझे बोलो, मैं तुम्हारी हर कदम पे हेल्प करूँगा। और दूसरों के ताने और नाटक को सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मैं थक गई हूँ। जानवी सालों से चले आ रहे उसके पारिवारिक मतभेद को लेकर अब थक चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि चीज़ें और बढ़े और ख़राब होती जाएं। ये सुन के आरव ने कुछ नहीं कहा और बस इनविटेशन कार्ड को साइड में रख दिया। मत जाओ, बस किसी से बोलकर गिफ्ट भिजवा देना। उसके बाद वो अपना खाना खा ही रहे थे तभी आरव का फ़ोन बज गया। फ़ोन शायद फ्रांस से था। जानवी ने देखा कि आरव फ्रेंच भाषा में सबसे बातें कर रहा है। उसको तो एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद आरव ऊपर चला गया और जानवी बर्तन धोने। जानवी को देखकर बहुत अच्छा लगा कि उसने जितना भी खाना रात का बनाया था वो आरव ने सब फिनिश कर लिया। नीचे का सारा काम करके वो जितने भी गिफ्ट्स लेकर आई थी उन सब को लेकर ऊपर चली गई। जैसे वो कमरे में घुसी आरव बाथरूम से नहा के बाहर आ रहा था। उसके काले घने लंबे बालों में अभी भी हल्का हल्का पानी था और उसने बाथरोब पहना हुआ था। जिस तरीके से उसने अपना बाथरोब पहना था उसमें उसकी चेस्ट काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। उसने सामने की तरफ देखा तो जानवी उसे यूं ही देखती रह गई, लेकिन वो फट से अपने होश में वापस आई। आरव ने जानवी को दरवाजे पे खड़े देख के कहा, मैंने तुम्हारे लिए पानी भर दिया, जाओ नहा लो और जल्दी आराम कर लेना, पर अपना ध्यान रखना। ठीक है। और वो स्टडी रूम? जानवी ये पूछना चाहती थी कि क्या वो स्टडी रूम यूज़ कर सकती है, क्योंकि उसे कहीं और काम करने की आदत नहीं थी। पहले तो वो बुक्स भी लेकर आई थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो अपने घर में नहीं है तो उसे याद आया कि यहाँ पे तो उसका कोई स्टडी रूम ही नहीं है, तो वो अपनी बुक्स कहाँ रखेगी। तुम्हें जैसा मन हो तुम स्टडी रूम को वैसे यूज़ कर सकती हो। जाओ पहले जाके नहा लो, जब तुम यहाँ पर अपना काम ख़त्म कर लेना तो आ जाना मेरे पास। इतना बोलकर आरव ने अपना तौलिया जानवी के कंधे पर रख दिया और उसके बुक्स लेके वहाँ से अपनी स्टडी रूम की तरफ चला गया। जानवी उसकी हरकतों से उसकी बातों से अक्सर शॉक्ड हो जाया करती थी। कुछ सेकंड के बाद वो अपने होश में वापस आए और उसने देखा कि आरव तो कब का स्टडी रूम में जा चुका है और साथ ही साथ अपना गीला तौलिया भी उसके ऊपर डाल गया। नहाते नहाते और अपनी ड्रेसिंग चेंज करते करते जब वो बाहर आई तब तक 1 घंटा बीत चुका था। वो गई और उसने स्टडी रूम का दरवाजे पे नॉक किया। वो अंदर घुसी और उसने देखा कि आरव बहुत ही तसल्ली से अपने डेस्क पे बैठ के कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा है। शायद उसने भी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो झट से उसने उस तरफ देखा। जानवी ने एक लाइट कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था। इसमें उसके कमर जितने लंबे बाल धुलने की वजह से भी खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे। आरव की तो आंखें ये देख के चौंधिया सी गई। तभी वो अपने इमोशंस को काबू में करते हुए जानवी को अपने पास बुलाता है। इधर आओ। उसने अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट्स को नीचे किया और जानवी को आने का इशारा भी। जानवी तो बड़े आराम से चलती आ रही थी। फिर आरव ने उसे चाबी का गुच्छा देते हुए कहा, ये घर की चाबी है। कविता आंटी और बाकी सर्वेंट रोज़ यहाँ पे नहीं आया करते हैं। ये नीचे वाले ड्रॉअर में सभी गार्डन की चाबी है, जितने भी हमारे गैराज में, और कुछ एक्स्ट्रा चाबियाँ लिविंग रूम में टीवी ड्रॉअर में रखें। और हाँ,
मैंने रजत को तुम्हारे लिए एक अच्छी सी गाड़ी खरीद के लाने के लिए बोल दिया, तो तुम अपने हिसाब से कुछ लेना चाहती हो तो बता दो। जब उसने ये सुना तो आरव की तरफ जाह्नवी गुस्से में देखने लगी। पर क्यों? मैंने तो अपनी गाड़ी लास्ट ईयर ही चेंज करी है। पता है उस पर मैंने आधी साल की सैलरी उड़ाई थी अपनी। उसका इंजन अब काम का नहीं रहा। अगर तुम अपनी गाड़ी से उन यंगस्टर्स के साथ रेस कर रही होती ना, तो मुझे लगता है मेरी प्यारी सी बीवी, आप मुझे शर्मिंदा करके ही घर भेजती। मैंने कब कहा कि मुझे उनकी तरह बनना है? वो जवान लोग हैं, ताकत से भरपूर, कुछ भी कर सकते हैं। जाह्नवी ने बड़बड़ करते हुए आरव के हाथ से चाबियाँ ले ली। अच्छा, तो आप कितने साल की हो गई हैं? 26। क्यों? 26? सीरियसली जाह्नवी? मुझे तो लगा तुम्हारी उम्र 62 साल है। पूरा दिन तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ काम 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 चलता रहता है। काम करके थोड़ा सा खाकर सो जाती हो, इसके अलावा भी कुछ करती हो या नहीं? आरव ने थक हार के उससे पूछ ही लिया। फिर जाह्नवी ने भी उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। वैसे मुझे बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे चाय पीना अच्छा लगता है, मुझे रेसिंग करना भी अच्छा लगता है। और हाँ, एक बार तो मैं एथलीट तक बन गई थी। माना मेरी पढ़ाई लिखाई उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलती थी। इनफैक्ट मैं तो अपनी स्कूल टीम की कैप्टन थी। जाह्नवी थोड़ा खुशी खुशी ये सब बातें एक स्पीड में बोल जा रही थी, लेकिन फिर वो एक मिनट के लिए चुप हो गई जब तो उसने देखा कि यार अब उसके सामने बैठ के बहुत अजीब शक्ल के साथ उसे देख रहा है। इससे उसे थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट फील होने लगी। एथलीट, स्कूल टीम की कैप्टन। मैडम, आपने एक कहावत नहीं सुनी? यू नो लॉन्गर पोजेस योर फॉर्मर ग्लोरी। अगर तुम सच में ये बातें करना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि अपने स्कूल में मैं भी एक शानदार टॉपर हैंडसम लड़कों में से एक था। और अब मिस्टर ओबरॉय, आप अभी भी बहुत शानदार टॉपर और हैंडसम लड़कों में से एक है। जाह्नवी ने उसकी बातों को ऐसे रिपीट किया कि आरव उसे देख के शॉक्ड हो गया। और इतना बोलने के बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अच्छा अच्छा, अब मेरी बातों में ना खोजबीन करना बंद करो। मैं तो बस तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। अपने आप पर इतना बर्डन मत डालो, ओके? उसकी आवाज़ बहुत ही कामिंग थी, जैसे कोई टीचर अपने शरारती बच्चे को बहुत प्यार से डांट के चीज़ें समझा रहा हो। जाह्नवी को तो पेट में गुदगुदी सी हो जाती थी उसकी ऐसी आवाज़ सुन के, लेकिन जब उसने देखा कि वो कितना सीरियस है तो उससे रहा नहीं गया और वो प्यार से हंस दी। अच्छा ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा शो ऑफ कर लेती हूँ। वैसे एक बात बोलूँ, मुझे आपकी पोर्शे बहुत पसंद है। जैसा तुम्हारा मन करे वैसा कर लो। आप क्या देख रहे हो? मुझे भी देखने दीजिए। अरे, ये तो वो प्रोजेक्ट है ना जो मैंने आपको ख़त्म करके दे दिया था। फिर आप इसमें चेंज क्यों कर रहे हैं? कुछ प्रॉब्लम है क्या? इतना बोलकर जाह्नवी झुक के उस डॉक्यूमेंट्स को देखने लगी। आरव ने मौका पाते ही उसे अपनी तरफ खींचा और वो उसे अपनी गोद में बिठाने ही वाला था कि तभी बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। बाहर कौन है? या कोई है घर में जो छुप के उनकी बातें सुन रहा है? क्या होगा आगे? आरव कोई सज़ा देगा उसे कि नहीं? चलिए अगले चैप्टर में जान लेंगे। तब तक मिलेंगे दोबारा, पर लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाय बाय।